पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दोहा में जंगबंदी हुई है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब गए तो थे वहाँ पर, लेकिन वो ये नहीं लिखवा सके इस जॉइंट एलामिया के अंदर कि जो हमारी वजह तनाज़ा है कि हमारा ये क्लेम है कि अफगानिस्तान में से दहशत गर्दी हो रही है और अफगानिस्तान ना सिर्फ ये जानता है, अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है, बल्कि वो फैसिलिटेट भी कर रही है दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को फैसिलिटेट कर रही है, उसकी सहूलतकारी कर रही है। और इसी वजह से हमने ऑलमोस्ट जंग हो गई हमारी अफगानिस्तान के साथ कुछ दिनों की, अभी पिछले दिनों में। तो मैं समझ नहीं आया ख्वाजा आसिफ साहब किस चीज़ का क्रेडिट लेते फिर रहे। इसके अंदर तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं लिखवाया कि अफगानिस्तान ये रियलाइज़ करे कि ये वजह सारी ये है कि हम तो अफगान तालिबान रजीम के पीछे नहीं है। पाकिस्तान की ना इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है, ना पाकिस्तान की फ़ौज, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनकी ये पॉलिसी नहीं है कि अफगानिस्तान का कोई एक चप्पा, कोई एक चेक पोस्ट भी जो है वो हम ले लें। ये हमारा तो ये प्लान ही नहीं है। हमने तो उल्टा सपोर्ट किया हमेशा अफगानिस्तान को। तो यहाँ पर तो एक नुक्ते पे कन्विंस करना था उनको। तो जंगबंदी तो पहले भी आर्जी हो गई थी, तो दोहा में मुलाकात का भी समझ नहीं आया। अभी पूछ लेते हैं। चैलेंजिंग सूरत हाल है ऑब्वियसली। ये सीज़ फायर कब तक रहेगा, क्योंकि अगर इंडियन फैक्टर शामिल है अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के साथ, तो फिर तो वो भी ओवर कमिटेड होंगे। जो कि वज़ीर ख़ारजा इंडिया के साथ जब इंडिया गए हुए थे तब ये अटैक हुआ, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक किया और खैर मुँह की खाई, लेकिन अटैक उन्होंने किया विच टेल्स वेरी लाउड एंड क्लियर कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान किस तरह उसकी रजीम जो आलाकार बन रहा है या बन चुका है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। तो ये इसके ऊपर हम इस प्रेस रिलीज़ पे दोहा में हुआ है उसको किस हद तक हम समझ सकते हैं कि परमानेंट पीस है। कोई परमानेंट पीस ये नहीं है कि पाकिस्तान की जंगें और पाकिस्तान की फ़ौजें अफगानिस्तान की फ़ौजों के सामने आमने सामने है और हमारा कोई नेशनल इशू इस पर हम जंग करेंगे, जैसे कश्मीर का मामला है इंडिया के साथ। मसला तो है टेररिज्म का, जिसका हमारा क्लेम ये है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो उसको सपोर्ट कर रही है उसके मुताल्लिक़ खैर कोई एक लाइन भी इसके अंदर नहीं है। तो मुझे नहीं पता वाकई हुकूमत ने फिर वहाँ पर क्या किया है जाके। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज एक तो ये है कि ये जो सीज़ फायर है ये परमानेंट होता है या कुछ दिनों का होता है, इसलिए ये भी बदस्तूर चैलेंज रहेगा। और उसके साथ ही उतना ही बड़ा चैलेंज जो है सुहेल अफरीदी की गवर्नमेंट है, जो वफाकी हुकूमत की बहुत सी पॉलिसियों को रद्द करके आगे चलना चाहती है। वो ये आज कहा है उन्होंने बाज़ाब्ता इजलास में वज़ीर आला KP ने कि जी वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे भर में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी आई है और वफाकी हुकूमत से हमें वॉर एंड टेरर के फंड समेत दीगर आईनी हकूक़ नहीं मिल रहे। और उन्होंने तो खैर ये बात भी कह दी कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जिन सरकारी अफसरान ने अवाम का साथ दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन उसको भी एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो 25 अक्टूबर को उन्होंने अपना एक जरगा बुला लिया है जिसमें कबायली अमायदीन होंगे, जिसमें और लोग होंगे KP के, और मेरा ख्याल से वो अपना एक मैसेज देना चाह रहे हैं वफाकी हुकूमत को। अब वो मैसेज क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। हमें ये भी पता है कि अफगानिस्तान KP के अंदर कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, वहाँ की बिजनेस, उनकी इकॉनमी चलती है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर, लेकिन ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर जाके तो कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अगर स्मगलिंग के नाम पर या ट्रेड के नाम पर अफगानिस्तान से इंपोर्ट हो रहा है टेररिज्म, तो पाकिस्तान ने तो एक्ट करना है। लेकिन सबसे पहले ये दोहा का जो एग्रीमेंट है इसके मुतालिक ज़रा जान लेते हैं। सईद मोहम्मद अली साहब, कोई जिक्र नहीं है दोहा के उसके अंदर, तो इस एग्रीमेंट को क्या समझा जाए? जी मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आपका जो स्केप्टिक व्यू है इस हवाले से कि ये कोई देरपा अमन की कोई जामिया या फैसला कुन दस्तावेज़ नहीं है। बुनियादी तौर पे जो मुज़ाकरात हुए वो सिर्फ़ 2 पॉइंट्स के ऊपर हुए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तवक्को ये थी और ख्वाहिश ये थी, जिनकी रिक्वेस्ट पे ये मुज़ाकरात हुए कि जनाब सीज़ फायर होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का जो मेन और वाहिद सबसे बड़ा कंसर्न है वो अफ़गान टेरिटरी से टेररिज्म का है। तो इसमें ये 2 बातें बहरहाल मौजूद हैं कि सीज़ फायर होगा। अभी ये सीज़ फायर जंग बंदी जो है या फायर बंदी जो है वो मुकम्मल देर पाम तक पहुँचेगी या नहीं, ये 25 को ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन दूसरी जानिब ये कि उनकी सरजमीन हमारी ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी या उनके सरजमीन से कोई कार्रवाई ये दो एग्रीमेंट में नहीं, ये मैं पूछता हूँ वफाकी वज़ीर साहब से। लेकिन मोहम्मद अली साहब मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त क्या 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ये कि जो दहशतगर्द ग्रुप्स वहाँ मौजूद हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, अफगान हुकूमत उनको इसलिए मजबूर है, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत उनको सपोर्ट करने में या उनको रोक नहीं पा रही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, कि अमेरिका के खिलाफ जंग में इन लोगों ने अफगान तालिबान रजीम का बहुत साथ दिया रजीम बनने से पहले। दूसरा फैक्टर है इंडिया का फैक्टर कि इंडिया जो है प्रॉक्सी वॉर लड़ने का तो माहिर है,
तो उसने हमेशा अफगानिस्तान को एज अ वो होता है सैंडविच स्टेट के तौर पे यूज़ किया, बफर स्टेट के तौर पे यूज़ किया, और अब वो बाकायदा जिस तरह वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी डीलिंग शीलिंग हो रही है। आप किस तरह देखते हैं कि क्या अफगानिस्तान की तालिबान रजीम जो है, जिसको ये पता है कि हम अफगानियों के साथ सिंसेर हैं, हम अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत चाहते थे कि अमेरिका ना चला जाए और ये इनकी हुकूमत बने, तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे टेररिज्म को, अफगान तालिबान रजीम? मैं आपकी दोनों बातों से मुत्तफिक हूँ कामरान साहब। बेसिकली 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं सर। अगर आप मुझे 1 मिनट दीजिए। देखें, इस पूरे साल में दोहा में 13 ममालिक का इजलास हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में, जिसमें यही बात अफ़गान हुकूमत पर ज़ोर देने के लिए ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया कि जी आप दहशतगर्दी अपनी सरहदों से बंद करें। फिर आपने मॉस्को फॉर्मेट में भी देखा, जिसमें ईरान उसके अलावा जो है चीन और रूस भी शामिल थे। फिर आपने देखा हमने ये बात ब्रिक्स में भी उठाई और वहाँ के एलामिये में भी ये बात सामने आई। तो बॉटम लाइन ये है कि हर मल्टीलैटरल फोरम पे ये बात, इंक्लूडिंग अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी ये बात आई कि दहशतगर्दी का एक न सिर्फ रीजनल बल्कि आलमी दहशतगर्दी का ये मरकज़ बन चुका है। तो ये ग्लोबल कंसर्न है। हाँ, विक्टिम और टारगेट पाकिस्तान इसका मेन है, ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन जब मुझे यूँ लगता है कि अफ़गान हुकूमत पर दबाव आलमी, इलाकाई और पाकिस्तान की जानिब से बढ़ा है, तो वो बजाय ये कि वो एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे आलमी बरादरी के कंसर्न्स को मीट करें और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली पे फोकस करें, उन्होंने अपने अबूरी वज़ीर ख़ारजा को भेजा भारत कि हम आपकी एक तुफैली रियासत बनने के लिए तैयार हैं। और इसलिए मैं इसको सिर्फ काउंटर टेररिज्म या बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि जो 2 बहुत ही तशवीशनाक बयानात टेररिज्म से बियॉन्ड और ज़्यादा तशवीशनाक भारत में उन्होंने दिए। एक तो मैं समझता हूँ, आप जानते हैं कि मसले कश्मीर पे जो भारत का मौक़िफ़ है वो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन के ऐन मुनाफी है। वो शायद अफ़गानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने फॉर्मली उसकी सपोर्ट की है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उन्होंने यूनिलैटरल गारंटी दी भारत को कि जनाब हमारी टेरिटरी से आपको कोई कंसर्न नहीं होगा। यही गारंटी तो हम उनसे मांग रहे हैं, इतनी ज़्यादा उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करके। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को जब आप ऐड अप करके देखते हैं तो यूँ लगता है कि आलमी बरादरी के कंसर्न को मीट करने, अपनी आवाम की तरक्की और खुशहाली पे फोकस करने, पाकिस्तान के साथ सीपेक को एक्सटेंड करने के बजाय वो भारत की एक तुफैली रियासत या प्रॉक्सी बन के इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनसे कुछ डॉलर वसूल करना चाहते हैं। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो काबुल और कंधार की बढ़ती हुई, मैं समझता हूँ, पावर स्ट्रगल है, जिसमें कुछ कमिटमेंट्स और तवक्कुआत जो हैं वो बदस्तूर नज़रियाती एतबार से कंधार की हैं, लेकिन यूँ लगता है कि जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको मीट नहीं करना चाहती और वो भारत के जो फाइनेंशियल और मटीरियल सपोर्ट है उसको पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज़्यादा अहमियत देती है। और तीसरा फैक्टर डेफिनेटली ये है कि उनकी आपस में हकीकत जो सबसे बड़ी वाज़े हुई है इस पूरे हफ्ते में कामरान साहब, वो ये है कि पाकिस्तान में जिन लोगों को गलतफहमी थी कि जनाब के TTP बैड तालिबान है, अफगान तालिबान बैड गुड तालिबान है, तो दे आर ऑल बैड तालिबान। तो नाउ हमने इस वक्त वाहिद मैसेज जो उनको कन्वे किया है काइनेटिक मीन से भी और डिप्लोमेटिक मीन से भी, वो ये है कि जनाब हमारी सरहदों पे कोई भी हमला होगा, किसी भी नौयत का, सब कन्वेंशनल होगा या कन्वेंशनल होगा, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आपकी जो TTP को सपोर्ट है उसकी कॉस्ट आपके लिए हमने बढ़ा दी है, तो इस कॉस्ट को कंसिडर करें फ्यूचर में और बेनिफिट को ज़्यादा प्रेफर करें एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे, ताकि इस खित्ते में हम मिलकर खुशहाली तरक्की के मनाजिल तय कर सकें। बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया।